नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सेट 12 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रश्न में ही आप सबको सब कुछ मिल जाए। प्रश्न अगर जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो उस समय उसके अन्य ऑप्शनों के या उसी प्रश्न के जो है व्याख्या करते समय ऐसे बहुत से तथ्य सामने आ जाते हैं, ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट सामने आ जाते हैं, वो भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 देश में चुनाव कराने के विभिन्न तौर तरीकों को शामिल करता है। इसी अधिनियम के अनुसार भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव को सूचित करने का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है? तो कई ऐसे जीवाणु हैं जो कि मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करते हैं। उन्हीं में से एक है राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम भी है। राइजोबियम जो है लेग्यूमिनेसी कुल की पौधों, लेग्यूमिनेसी कुल जो है दलहनी फसलें होती हैं, उनके जड़ों में पाए जाते हैं। यह जीवाणु इन पौधों के साथ सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। यह उनके मूल रोम जो होता है जड़ का, उसके द्वारा जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, मूल रोमों के द्वारा। और इसके संक्रमण से जब भी अगर कोई भी बाहरी वस्तु शरीर में प्रवेश करेगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, एंटीबॉडी बनेगी। तो ये जब भी ये जीवाणु प्रवेश करते हैं तो उसके संक्रमण की वजह से उनमें जो उनकी जड़ों की वर्टेक्स, उसको हिंदी में बोलते हैं वलकुट और इंग्लिश में कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं वह तेजी से विभाजित होने लगती हैं और गांठें जो होता है गांठ जैसा, नोड्यूल्स जैसा बन जाता है। और इन्हीं गांठों में पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन। और इसी की सहायता से जो है ये लोग राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जिस भी गांठ में लेग हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यह राइजोबियम नहीं कर पाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्लास्ट्रीडियम जो होता है, क्लास्ट्रीडियम और एक और जीवाणु एजोटोबैक्टर, ये जो हैं स्वतंत्र रूप से मृदा में पाए जाते हैं। और ये दोनों भी, क्लास्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर, ये दोनों भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब यानी क्लास्ट्रीडियम भी मृदा को उर्वर करता है, राइजोबियम भी मृदा को उर्वर करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन 2 आ गया है, तो यहाँ पे तो सही दोनों होगा, ए और बी। लेकिन अगर दोनों में से चुनना ही पड़ जाए तो हम किसको चुनेंगे? या थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन इस राइजोबियम भी चुन सकते हैं, क्लास्ट्रीडियम भी चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि मृदा उर्वरता को बोला हुआ है और डायरेक्टली क्लास्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डायरेक्टली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा में करते हैं, मृदा में ही पाए जाते हैं, तो बेटर ऑप्शन तो ए ही होगा। और राइजोबियम जो है लेग्यूमिनेसी कुल के जड़ों में पाया जाता है और वहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इस प्रकार मेरे हिसाब से उत्तर ए होना चाहिए इसका। और बाकी कन्फ्यूजन है कि क्लास्ट्रीडियम भी हो सकता है, राइजोबियम भी हो सकता है, लेकिन क्लास्ट्रीडियम, अब हमने इसका डिटेल आपको बता दिया है कि क्लास्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर जो है स्वतंत्र रूप से मृदा में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जबकि राइजोबियम जड़ों में पाए जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है डायरेक्टली कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में जो पाए जाते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उर्वरता प्रदान करते हैं, तो वह राइजोबियम होगा। और स्वतंत्र रूप से पूछता है तब क्लास्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर होता है। और जब इस तरीके से प्रश्न पूछता है तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा, लेकिन वहाँ पर क्लास्ट्रीडियम आप लोग चुन लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड ही विटामिन है, या विटामिन B9। और यह जो है
शरीर में रुधिराणुओं के निर्माण तथा डीएनए के संश्लेषण में आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया भी कई टाइप के होते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यहाँ पे इसको भी हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न पूछा है इससे भी रिलेटेड। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो से पता चल जा रहा है कि यह आयरन की कमी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वह विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है वह पर्नीशियस एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वह वंशानुगत होता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वह विटामिन B9 की वजह से यही मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और ये विटामिन B12 की वजह से भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो लेकिन अगर B9 पूछता है कौन सा एनीमिया, तो मेगैलोब्लास्टिक, और B12 का अलग से पूछता है तो पर्नीशियस एनीमिया, और विटामिन B9 B12 दोनों की वजह से तो मेगैलोब्लास्टिक, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो एप्लास्टिक एनीमिया होता है वह बोन मैरो के डैमेज होने के, बोन मैरो के सही से काम न होने के करने की वजह से या डैमेज होने की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होता है। और विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B9 की कमी से, B12 और विटामिन सी की कमी से जब स्कर्वी रोग हो जाता है तो उसकी वजह से भी एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वहाँ पे विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें याद रखेंगे। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 और B12 की वजह से भी होता है, एप्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो डैमेज, और सिकल सेल एनीमिया जो है वो वंशानुगत होता है, आयरन डेफिशिएंसी आयरन एनीमिया। और फॉलिक एसिड किसका नाम है रासायनिक, विटामिन B9 की। और साइट्रिक एसिड पता ही है, यह अम्ल या नींबू परिवार में पाया जाता है। और ग्लूटामिक एसिड के बारे में भी देख लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड जो है यह अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड ही होती है। और यह जो है ग्लूटामिक एसिड प्राय सभी प्रोटीनों में पाया जाता है, और यह जो है नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। ये भी फैक्ट याद रखिए, ग्लूटामिक एसिड नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। और लिनोलिक एसिड जो हम स्तनियों के लिए दो अनिवार्य वसीय अम्ल हैं, एक लिनोलिक अम्ल और एक लिनोलिनिक अम्ल। अनिवार्य वसीय अम्ल का मतलब वो होता है कि उनका जो है संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, उनको बाहर से लेना अनिवार्य होता है। तो दो लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड दो ऐसे वसीय अम्ल हैं जिनको हमें बाहर से लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, तो बैंक दर कौन सा होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर ऋण प्रदान करती है उसे बैंक दर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं जिस दर पे उस भारतीय रिजर्व बैंक, तो उसको बैंक दर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता मदरसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का ही। और इसके अलावा इसके जो प्रमुख कार्य जो हैं उसके बारे में भी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसने ट्रायल एंड एरर यानी परीक्षण
तथा अशुद्धि का नियम जो है प्रश्न पूछ सकता है। ट्रायल एंड एरर की जो है नियम अपनाने वाला कौन सा गवर्नर था, तो वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसी के समय में जो है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का गठन वारेन हेस्टिंग के समय ही किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और इसी के समय ही 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित की गई थी वारेन हेस्टिंग के समय में ही। और इसके अलावा इसने हिंदू था मुस्लिम विधियों को भी एक पुस्तक का रूप देने का प्रयत्न किया था। पूछ सकता है कौन सा गवर्नर था जिसने हिंदू था मुस्लिम विधियों को एक पुस्तक का रूप देने का प्रयत्न किया था, तो वारेन हेस्टिंग। 1776 में संस्कृत में एक पुस्तक कोड ऑफ जेंटू लॉज भी छपी थी इसी के समय में। कोड ऑफ जेंटू लॉज। इसके अलावा जो विलियम जोन्स और कोलब्रुक की डाइजेस्ट ऑफ हिंद लॉ भी छपी थी। इसी के काल में जो और महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, वह भी वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। और गीता का अनुवाद किसने किया है अंग्रेजी में? गीता का प्रथम अनुवाद जो है अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस ने किया है, और उसकी प्रस्तावना जो है इसी वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही लिखी गई है। और गीता का अनुवाद किया गया था पूरा चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, और उसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही लिखी गई थी। और इसी के समय में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी। इसके अलावा 1772 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना इसी के समय में वारेन हेस्टिंग के समय में की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो वारेन हेस्टिंग से संबंधित थे, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था। यह एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को जो है शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेंगे। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और उसमें पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों के मध्य हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान। और ताशकंद जो था वह सोवियत संघ में था उस समय 1966 में, और वर्तमान में यह ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यप्रणाली पर समीक्षा करने के लिए की गई थी? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। पहले तो ये याद रखिए, साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार नियम 1919 जो था उसका जब वह पारित हुआ था तो वह तभी बनाया गया था कि 10 साल पर जो है इसका एक बार जांच की जाएगी कि यह अपना कितना कार्य कर पाई या सफल रही कि नहीं। और उसी की जांच करने के लिए 10 साल पहले ही, 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। और यह भारत आया कब था? 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था 3 नवंबर 1927 को, और भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1930 में। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। साइमन कमीशन किसकी जांच के लिए, किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए बनी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा करने के लिए कि यह कितना प्रभावी रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से निम्नलिखित में से कौन सी धातु संबंधित है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaSO4 × 2H2O, यह है जिप्सम। जब जिप्सम को
अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो जल का 3/4 भाग वाष्प के रूप में निकल जाता है। जब 2H2O का 3/4 भाग निकलेगा तो कितना बचेगा, हाफ H2O, यानी बचेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, और यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका अयस्क है, कैल्शियम का, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, तो ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन, ट्रिप्सिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है और यह जो है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, यह याद रखिएगा, ट्रिप्सिन। और ग्लूकेगॉन जो है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घटने पर ग्लाइकोजन व वसा विखंडन से ग्लूकोज का निर्माण कर। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है और ग्लूकेगॉन जस्ट उसका अपोजिट काम करता है। और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन क्या है, इसका जो है स्त्राव पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है और यह शरीर की कोशिकाओं में DNA, RNA एवं प्रोटीन तथा यकृत में अमीनो अम्ल से ग्लूकोज के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं, साथ ही ऊतकों के क्षय को रोकते हैं। और सोमैटोट्रोपिन के स्त्राव के अगर इसका अल्प स्त्राव हो जाए शरीर में तो ड्वार्फिज्म रोग, यानी बचपन में जो है वृद्धि रुक जाती है। और जबकि अगर इसका अधिक स्त्राव हो जाए सोमैटोट्रोपिन का, तो बचपन में अगर जब अधिक स्त्राव होता है तो रोग हो जाता है प्रोपोर्शनिएट गिगनैटिज्म। और अगर वयस्क में इसका अगर अधिक स्त्राव होता है तो वह रोग होता है एक्रोमीगैली। यह भी याद रखना। सोमैटोट्रोपिन का स्त्राव कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से। और जब जिम व्यक्ति करते हैं तो उस समय भी इसी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का स्त्राव होता है। और इंसुलिन जो है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा, और ग्लूकेगॉन भी अग्नाशय से जो है निकलती हैं हार्मोन है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो रक्त होता है, रक्त में शर्करा का स्तर होता है उसको कम करता है। और ग्लूकेगॉन रक्त में शर्करा का स्तर, जो ग्लाइकोजन होते हैं उनको वसा के उनके ग्लाइकोजन में जो वसा पाई जाती है उसका विखंडन करके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया था, वरेंद्र कुमार घोष, बिपिन चंद्र पाल, देवेंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र पाल, 1906 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग को सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट प्रश्न कौन है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। मछली में एक अलिंद और एक निलय से बना 2 प्रकोष्ठीय अंग वाला हृदय होता है। हृदय का सरलतम रूप पाया जाता है। दोनों प्रकोष्ठों के बीच एक अल्प विकसित वाल्व होती है जिसको कि रूडिमेंट्री वाल्व बोलते हैं। और इनका जो रक्त होता है वह कॉनस आर्टीरियोसस के द्वारा रक्त को निलय से गलफड़ों तक पंप किया जाता है। कॉनस आर्टीरियोसस के द्वारा ही इनके रक्त को निलय से गलफड़ों तक पंप किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक जो है जानवरों
पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज है। जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका जो है विवरण रेड डाटा बुक में दिया गया होता है। इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लांड में, यानी स्विट्जरलैंड में है। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। इन्होंने क्रीमियाई युद्ध के दौरान घायल सिपाहियों की सेवा करते हुए रात के समय में लैंप लेकर घूमने के कारण इनको जो है द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्हें जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता। और क्रीमिया युद्ध, ये भी याद रखना है, क्रीमिया का युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध, और उससे संबंधित है, पूछ सकता है किस युद्ध से संबंधित है, क्रीमिया युद्ध। आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता। और इनका जन्म 1820 में हुआ था और 2020 में इनकी 200वीं जन्म वर्षगांठ है। और उसी के सम्मान में WHO के द्वारा वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और सब बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, भारत कोकिला। और इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। और मैडम कामा, इनको भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय क्रांति की जननी मैडम कामा को कहा जाता है। एनी बेसेंट को उनके जो पसंद करने वाले थे माँ बसंत। महात्मा गांधी भी इनको बसंत देवी कहकर पुकारते थे और माँ बसंत इनको कहा जाता। लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो लोहे के अणु जो है वो ऑक्सीजन के अणुओं के साथ अपक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का, चूंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है जंग लगते समय। नेक्स्ट प्रश्न है, कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका जो अग्रभाग है और इसका जो गोपुरम है उसका निर्माण नरसिंहवर्मन के पुत्र महेंद्रवर्मन तृतीय के द्वारा पूरा कराया गया था। और यह जो है कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में, कांचीपुरम तमिलनाडु में है। और यह मंदिर किस शैली में बनी हुई है? द्रविड़ शैली। और किसको समर्पित है? कैलाशनाथ मंदिर। तो इससे तो पता ही चल गया होगा आप लोग को, शिव को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? माउंट किलिमंजारो, यही सही है। माउंट किलिमंजारो जो है एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बाकी माउंट स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एटना भी सक्रिय ज्वालामुखी है और माउंट मेयोन भी सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया। माउंट स्ट्राम्बोली इटली। माउंट स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? माउंट स्ट्राम्बोली को। यह जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना, यह भी इटली में है, इटली के सिसिली द्वीप पर। और माउंट मेयोन फिलीपींस में। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था और 21 फरवरी 1952 तक चला था। और सबसे पहला वोट हिमाचल प्रदेश के छीनी तहसील में पड़ा था। और पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था चुनाव के बाद? जब कांग्रेस की सरकार बनी और 17 अप्रैल 1952 में पहली बार जो है लोकसभा का गठन किया गया था। और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ए ऑप्शन 1951-52 में। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और वेस्ट इंसिनरेशन क्या होता है? वेस्ट इंसिनरेशन जो होता है वह कचरे को जलाकर ऊर्जा बनाने की क्रिया को वेस्ट इंसिनरेशन कहते हैं, जबकि गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? फाइटोप्लैंक्टन, साल्मोनेला एंटेरिका, इकोलाई, अमीबा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन अपना भोजन तैयार करने के लिए सूर्य से ऊर्जा और जल से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये जल में ऑक्सीजन अणु को उत्सर्जित करते हैं। विश्व में प्रकाश संश्लेषण सबसे द्वारा, अगर जितना भी पूरे विश्व में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा ही की जाती है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? तो अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 173। और इसके अनुसार जो है राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? विलियम बेंटिंक 1828 से 35। विलियम बेंटिंक का कार्यकाल था। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यह भी याद रखिएगा। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसी के द्वारा राजा राम मोहन के प्रयासों के बाद विलियम बेंटिंक के द्वारा ही बंगाल सती अधिनियम 1829 लागू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा सती प्रथा के उन्मूलन के अलावा ठगी प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिंक के द्वारा ही किया गया था। और शैक्षणिक सुधार के लिए 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले आयोग जो है, यह भी मैकाले आयोग बेंटिंक के समय किया गया था। और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना वह भी विलियम बेंटिंक के समय ही की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इसको याद रखिएगा। सप्तर्षि नाम है एक तारा का, आकाशगंगा का, उपग्रह का, तारामंडल का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है एक तारामंडल, उसी को सप्तर्षि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है? तो संविधान के अनुच्छेद 71 में वर्णित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी।
आज का अंतिम प्रश्न, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग या स्वतंत्र भारत लीग की स्थापना 30 अगस्त 1928 को की गई थी। एस श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों इसके सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे, ये भी याद रखना है। अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर और सचिव सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें अगर कोई समस्या है या कोई डाउट है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।